ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मार्क्सिज्म जो है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल इसलिए भी हैं क्योंकि आपको पता है कि दुनिया एक अरसे तक इन थ्योरीज की वजह से बटी रही है। अगर मैं ये कहूँ कि कोल्ड वॉर जो हुई दुनिया में, उसके पीछे जो बेसिक मुहर्रिक था वो ये थ्योरीज थी, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो इसलिए इन टॉपिक्स को समझना, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी। ये आप मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी थी वो आप ऑलरेडी इन डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। और आपको पता है कि मार्क्सिज्म बेसिकली वाज द स्कूल ऑफ थॉट, वाज अ थ्योरी जिसकी बेस के ऊपर आगे चल के कम्युनिज्म और पहले कम्युनिज्म और फिर सोशलिज्म ने जन्म लिया। ठीक है। बेसिक जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के पीछे बेसिक जो मुहर्रिकात थे, जो असल सोच थी, वो बेसिकली कार्ल मार्क्स की ही थी। ठीक है जी। तो कार्ल मार्क्स की जो बेसिक हो चुके, मार्क्सिज्म थोड़ा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में एक थ्योरी थी और कम्युनिज्म और सोशलिज्म को प्रैक्टिकली उसके एप्लीकेशंस के लिए आगे अप्लाई करने, मतलब कार्ल मार्क्स ने तो लाइक जिस तरह से एक आइडियल स्टेट आपको प्लेटो दे देते हैं, लेकिन आपके बाद में पता चलता है कि नहीं जी, ये पूरी की पूरी स्टेट इस तरह से बनना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका जस्टिस सिस्टम, ये ड्रॉबैक्स हैं, इनको अगर हम बेहतर कर ले तो ये बहुत अच्छा है, इसका ये निज़ाम बहुत अच्छा है। तो इस तरह से कुछ चीजें आप उसमें से ऑप्ट कर लेते हैं। तो एक मार्क्सिज्म थ्योरी जो है वो आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट देती है कि दुनिया जो है वो वर्कर और लेबर या ओनर और वर्कर के दरमियान बढ़ी हुई है, अपर और लोअर क्लासेस हैं, दिस इज कोई जनरल। और वो एक कोशिश थी कार्ल मार्क्स की, वो चाहते थे कि ये जो गरीब आदमी जो किसी ना किसी अंदाज में किसी ना किसी स्टेज पे एक्सप्लॉइट होता आया है हिस्ट्री में, तो मैं एक ऐसी आवाज उठाऊं कि इसको इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाऊं। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस और बहुत सारा नॉ और बहुत सारी अवेयरनेस दी वर्कर क्लास को। ठीक है। क्योंकि वो समझते थे कि ये वो क्लास है जो दबी हुई है, जो एक्सप्लॉइट हो रही है, जिसका लॉस हो रहा है। ठीक है। सोशली हम आज बात करने जा रहे हैं कैपिटलिज्म पे, कम्युनिज्म पे और सोशलिज्म पे। ठीक हो गया जी। जब आप इन थ्योरीज को समझते हैं तो बेसिकली दो बड़े एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको ज़हन में रखने पड़ते हैं। ठीक है जी। ये थ्योरीज जो है सारी की सारी बेसिकली ये इकोनॉमी बेस्ड थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज में चाहे मार्क्सिज्म हो, कम्युनिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, हम जिस बेसिक चीज को गाइड करते हैं, जिसके ऊपर प्ले करते हैं, जिस चीज को हम फोकस करते हैं, वो इकोनॉमिक फैक्टर ही होता है। लेकिन वो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज्यादा हद तक स्टेट के ऊपर जाके इफेक्ट हो रहा होता है और स्टेट से हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये थ्योरीज फिर जो है बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक थ्योरीज थी, लेकिन चूंकि इन्होंने स्टेट को इन्फ्लुएंस किया तो लिहाजा ये पॉलिटिकल थ्योरीज बन गई सेकंड स्टेज पे जाके। बेसिकली दे वर इकोनॉमिक थ्योरीज व्हिच वर गिवन बाय। ठीक हो गया जी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म या मार्क्सिज्म में जो बेसिक फाउंडेशन स्टोन है वो तो आप कार्ल मार्क्स को ही देते हैं ना, बिकॉज के इस स्कूल ऑफ थॉट को या फ्रेडरिच उनके दोस्त उनके साथ थोड़ा लीड कर रहे थे, या कार्ल मार्क्स उसको लेके चले, और इसके ऊपर हम डिटेल बात कर चुके हैं। कैपिटलिज्म के जो फाउंडर हैं हम कहते हैं जी इनके फाउंडर एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो हैं ये बेसिकली मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी हैं।
ठीक है, तो उसके फाउंडर और इसके फाउंडर। अच्छा, अब चूंकि ये थ्योरीज एज आई टोल्ड यू कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों फैक्टर से हमने इनको देखना है, ठीक है जी, बोथ फैक्टर से। तो हम अगर कैपिटलिज्म की बात कर लेते हैं, जिसको हम उर्दू में आम लफ्जों में यू नो दैट सरमायादाराना निजाम कहते हैं। सरमायादाराना निजाम में हम अगर इकोनॉमिकली देखें तो कैपिटलिज्म जो है वो आपको इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करता है। ये टर्म बन गई इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम का क्या मतलब हो सकता है? माली तौर से इकोनॉमिकली आजादी। किस चीज से आजादी? डेफिनेटली टू आजादी, यानी फ्रीडम टू इन्वेस्ट, फ्रीडम टू अर्न, फ्रीडम टू प्रोड्यूस, फ्रीडम टू कैप्चर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी इकोनॉमिकली सरमायादाराना निजाम आपको इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करता है कि आप किसी भी मुल्क में जो लोग हैं उनको इकोनॉमिकली आजाद कर रहे हैं कि जी आप सरमायादार बने, सरमायादाराना निजाम में आए और आप इकोनॉमिक फ्रीडम आपको दे दिया गया। कहां पे आपने फॉर्म लगानी है, किसकी क्या आपने प्राइसिंग करनी है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, रॉ मटेरियल कहां से खरीदना है, नहीं खरीदना, आप लेबर का फैक्टर कैसे डालेंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी लेंगे, यू आर फ्री। इकोनॉमिक फ्रीडम इन कैपिटलिज्म। क्लियर? ओके। हाँ, स्टेट आपको क्या कर सकती है, मतलब चूंकि अगर आप बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दें कि भाई जो करना है हम आपको पूछेंगे नहीं, तो फिर तो वो स्टेट के अंदर तो नहीं होगा। स्टेट क्या करेगी? स्टेट कहती है कि मैं सिर्फ एक चीज जो आप पे इंपोज कर लूंगी वो दैट इज टैक्स। आप हमें अपनी जो अर्निंग्स हैं उसका एक लिमिटेड शेयर टैक्स की सूरत में दे दें और बाकी आपकी मर्जी, दिस इज अप टू यू। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम। अगर हम कैपिटलिज्म को पॉलिटिकली देखें, तो पॉलिटिकली कैपिटलिज्म क्या डिमांड करता है? पॉलिटिकली कैपिटलिज्म को अगर सादा लफ्जों में और आपके एग्जाम में भी इस तरह से फोकस हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ फ्रीडम। अब आपने डेमोक्रेसी को पढ़ा हुआ है, जमहूरियत क्या कहती है? लोगों की माने। ठीक, जब आपने लोगों की मान ली है ऑलरेडी, इकोनॉमिक डिसीजंस में तो आप जा ही नहीं रहे ना, सिर्फ टैक्स ले रहे हैं और आजादी। तो पॉलिटिकली कैपिटलिज्म में डेमोक्रेसी की मान है कैपिटलिज्म की। अगर कोई स्टेट कैपिटलिज्म को फॉलो करेगी तो किधर जाएगी? डेमोक्रेसी की तरफ, नॉर्मली। ठीक है जी, मोस्टली। बाकी हल हो गई, इकोनॉमिक फ्रीडम देना है और डेमोक्रेसी देनी है। और अगर ये सब कुछ चल रहा है तो आप कहेंगे यहाँ कैपिटलिज्म। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका अपना पाकिस्तान है, इकोनॉमिक फ्रीडम है, कोई पाबंदी नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आप यहाँ पे कुछ लॉस है बेसिक। ठीक है, अगर आप फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या आप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। ठीक, अगर आप जो है कोई भी चीज प्रोड्यूस, लाइक आपका माइंड है कि मैं ये मार्कर प्रोड्यूस करूं, तो आप नहीं कर सकते। इफ यू हैव द मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्शन, यू कैन। आप क्या चाहते हैं आप कर सकते हैं, जिस लेवल पे चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप लीनियर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर लें। आपके फैसलाबाद में ये कारों को प्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा सेटअप लग रहा है, मोबाइल यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं लोगों के। आपको बाहर से फ्रेंचाइज लाना चाह सकते हैं, फिर तो आपको नहीं होगी, फिर तो बल्कि आपको इंकरेज कर रही है। हाँ, आप प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो करना चाहते हैं करें। आप कहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट क्वालिटी का लाइक क्लॉथिंग में या किसी भी चीज को एक्सपोर्ट क्वालिटी में प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, यू कैन। ये कोविड आया, लोगों ने ये हर घर में ये जो मास्क बनाने वाली लोगों ने फैक्ट्रियां लगा दी, आपने किसी को रोका नहीं। आपने 10 मजदूर रखने हैं, एक रखना है, खुद करना है, किसको क्या देना है, किसी को 500 पे रखना है, 700 पे रखना है। ऑलमोस्ट बहुत हद तक इकोनॉमिक फ्रीडम है और डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है। क्यों? कैपिटलिज्म। दुनिया के और ममालिक यहाँ कैपिटलिज्म है, तो अगर आप उनको देखें तो आपको स्वीडन की एग्जांपल मिलती है, आपको न्यूजीलैंड की एग्जांपल मिलती है, आपको यूके की एग्जांपल मिलती है, आपको यूएसए की एग्जांपल मिलती है।
आपको ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल मिलती है, ठीक है, आपको डेनमार्क की एग्जांपल मिलती है। दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं जो कैपिटलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। अगेन आपने अगर कैपिटलिज्म को फॉलो करना है, नॉर्मली आप डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी से बात ये नहीं है कि जी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी या इनडायरेक्ट होगी, या डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा या पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, या आपने जी ये कंडीशंस नहीं है कैपिटलिज्म की। डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज विल बी अडॉप्टेड, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है? फ्रीडम। आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका फ्रीडम मिलता है ना, बोलने का, कहने का, बिहेव करने का, विद इन लिमिट्स, विद इन लॉज आप आजाद होते हैं, ठीक है जी। आपको स्टेट जो है, ये जो गवर्नमेंट है, वो टू सम एक्सटेंट डेमोक्रेसी में आप पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आपके वोट पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है ना। तो ये सब कुछ चल रहा होता है, तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अगर ये सब कुछ चल रहा है तो हम कहेंगे कि क्या चल रहा है? कैपिटलिज्म चल रहा है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? और जो आप कमाएंगे वो आपका है, जो आप बनाएंगे वो आपका है। आपने एक चीज प्रोड्यूस की है, उसकी प्राइस आपने रखनी, ठीक है जी। हम बात करते हैं लाइक मोटरसाइकिल बनाने की कंपनी है, चाइना की मोटरसाइकिल जो है वो 40,000 की मिल रही है, और बड़ी जो कंपनीज है वो 80-90,000 की दे रहे हैं। आप देखते हैं कि एक शू जो है, आम शू, वो आप खरीदते हैं तो आपको 400-500-600-1000 में भी मिल जाता है अच्छा शू, और आप किसी ब्रांड के ऊपर चले जाएं तो शायद उससे अच्छा भी होगा। उनका एक रॉ मटेरियल का अपना एक क्लेम होता है, लेकिन भारत कितना अच्छा होगा, मतलब तो कई बात कर लेते हैं कि जी एक सूट जो है रेडीमेड, वो आपको जहाँ भी लेकिन आज भी आप जाते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे सूट 1500-2000 तक की रेंज में नॉर्मल पहनने के लिए मिल जाता है। आप थोड़ा सा कोहिनूर और किसी बड़े ब्रांड, किसी बड़े प्लाजे में चले जाएं तो आप 2000 तो सोच भी नहीं सकते, तो आप 10,000 से अबव की लिमिट में कपड़ा ही है ना यार, उसमें सोने के तारे तो नहीं है। द रीजन इज कि वो ब्रांड है और प्राइसिंग अच्छा। अब जब ऐसा हो रहा होता है, जब मर्जी किसी आप प्राइसिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट है, अच्छा अगर हाई प्राइस के बावजूद और परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, मोनोपोली नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन है, आपके भी ब्रांड कपड़े का है, उसका कितने ब्रांड्स हैं, तो उसके बावजूद भी आपकी सेल हो रही है और आप लॉस में नहीं जा रहे हो, लोग खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस ब्रांड ने जिस तरह से भी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, और लोग कर रहे हैं ना, मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, लोग कर रहे हैं, समझ रहे? तो क्या है कि कैपिटलिज्म है, आजादी है, प्राइसिंग आपकी, मींस ऑफ प्रोडक्शन आपके, वेज ऑफ प्रोडक्शन आपके, क्वालिटी आपकी, आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज है आपको, इकोनॉमिक फ्रीडम है आपको, टैक्स देना है स्टेट को। क्लियर? कैपिटलिज्म क्लियर? हम आते हैं जी कम्युनिज्म की तरफ। अच्छा, जब डेमोक्रेसी होगी तो इसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई है, लाइक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी होगी ना, जमहूरियत है तो, ठीक है, और फिर पूरा एक डेमोक्रेटिकली, ठीक है, पूरा एक सिस्टम चलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, डायरेक्ट वोट तो वोट ही है ना। आप ये कह सकते हैं कि यूएसए में कैपिटलिज्म है, क्या वहां जमहूरियत है? यस, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत जमहूरियत है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, यहाँ कोई और है। लेकिन भारत डेमोक्रेसी से बात, डेमोक्रेसी की कोई भी शक्ल, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोगों की आजादी, ठीक है जी। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी है। अच्छा, इसके लॉसेस क्या होंगे? अल्टीमेट चुके जो ओनर्स होंगे, जो कैपिटलिस्ट होंगे, जो सरमायाकार होंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो बहुत ज्यादा रिचर ऑनवर्ड वो होते जाएंगे ना, डे बाय डे, ठीक। और जो गरीब होंगे, ठीक है, मैं बहुत सी एग्जांपल ऑन रेकॉर्ड है, बहुत सारे लोगों की उनकी सक्सेस स्टोरीज हम देखते हैं कि वो बंदा जो था वो पहले जाती तौर पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है इधर फैसलाबाद में, तो उनके जो फोर फादर थे उनके बारे में उनकी सक्सेस स्टोरी में रिपोर्टेड कि उनके जो फोर फादर थे वो साइकिल के ऊपर ये रोटी वाले जो क्या कहते हैं आप उसे, जिसमें रोटी रखते हैं, हाँ लाइक दैट, वो सेल करते थे। और आज उनकी बहुत बड़ा ब्रांड है, बेशुमार फैक्ट्रीज हैं यहाँ फैसलाबाद से लेकर लाहौर तक सारा, ठीक। तो कैपिटलिस्ट, ठीक, वो अमीर से अमीर, गरीब क्या होता है? वो गरीब से गरीब तक होता जाता है, बिकॉज के उसको क्यों होता जाता है? मार्क्सिज्म में यू हैव स्टडीड, मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स ने आपको बता दिया था कि वो सारा सुपर स्ट्रक्चर ही भाई उनका होता है। आप थोड़ा सा किसी चीज के ऊपर प्राइस और कंप्रोमाइज की बात करते हैं
तो आपको लग पता जाता है, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, माफिया है, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बिकॉज सुपर स्ट्रक्चर उनका होता है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब सोसाइटी उनकी होती है, कल्चर उनका होता है, नॉर्म्स उनकी होती हैं, स्टेट उनकी होती है, मर्जी उनकी होती है भाई जी। तो कैपिटलिज्म में ये सारा होता है। अच्छा, कम्युनिज्म को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सर कैपिटलिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आप कुछ और वैल्यूएशन करना चाहते हैं प्लीज इनिशियली, फिर हम इसका एक डिफरेंस भी करेंगे। और बेसिक थॉट तो यही, उसका फाउंडर मैंने आपको बता दिया, और उसकी अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो 16th सेंचुरी से नॉर्मली इसका आगाज हुआ, और 18th सेंचुरी में आप वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो कैपिटलिज्म को बहुत रूज मिला, और स्टिल आज तक जो है कैपिटलिज्म सर्वाइव कर रहा है। दुनिया के किन किन ममालिक में कैपिटलिज्म है वो मैंने आपको कुछ ममालिक का बता दिया। बाकी आप इसको फर्दर, इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके मेरिट डिमेरिट्स हैं, वो उस पर बात करेंगे। लाइक इसके मेरिट्स में अगर हम जाते हैं तो आपको इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। इकोनॉमिक फ्रीडम से जो मुल्क जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंडस्ट्रीज ज्यादा लगती हैं। अगर ऐसा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट शायद खत्म हो, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, लोग जो है वो वेल्थ जो है उसकी सर्कुलेशन होगी, ठीक है, आपको टैक्स मिलेगा जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी वगैरह वगैरह, इसके बेशुमार फायदे हैं। आप डिमेरिट्स की तरफ जाएं तो अमीर गरीब का फर्क पड़ता है, जो कैपिटलिस्ट हैं वो ज्यादा प्राइसिंग और बाकी चीजें करके गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। आप डिमेरिट्स में बेशुमार डिमेरिट्स लिख सकते हैं, लेकिन ये जनरल सारी चीजें। अच्छा, कम्युनिज्म में आते हैं तो कम्युनिज्म जो है, अच्छा एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये एक और बड़ी बात मैं कहने लगा हूं, दुनिया के किसी भी मुल्क में 100% ना कैपिटलिज्म है, ना कम्युनिज्म है, ना सोशलिज्म। 100% वो थ्योरी है। कौन सी स्टेट कितनी उस थ्योरी में से ले लेती है, इट डिपेंड्स। ये अब आपके फर्दर डिबेटेबल एनालिसिस है कि जी किस हद तक कैपिटलिस्ट है। हम कहते हैं जमहूरियत, लेकिन फिर हमने क्यों रैंकिंग बनाई हुई है वर्ल्ड वाइड कि जी जमहूरियत के बाद से टॉप में 10 मुल्क कौन से हैं, हम कौन से नंबर पे हैं। तो ये का मतलब जमहूरियत तो जमहूरियत होती है, नंबर का क्या चक्कर हुआ। मींस टू से एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स, अपॉन द नॉर्म्स के आप कितनी अडॉप्ट करते हैं, किस लेवल के ऊपर अडॉप्ट करते हैं। यानी ये चीज, ये फैक्टर जिसका आप देख रहे हो, ये फैक्टर करता है, ठीक है जी। अच्छा, कम्युनिज्म में अगर हम इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिकली तो आपकी जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, चूंकि ये कैपिटलिज्म के वाइस वर्सा है, तो लिहाजा इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, नहीं होती, प्रोहिबिटेड होती है, बैन होती है। इकोनॉमिक फ्रीडम कम्युनिज्म में आपको नहीं मिलती, ठीक है जी। अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली फिर डेमोक्रेसी तो नहीं होती, ठीक है जी, क्योंकि आपकी चल ही नहीं होती आपकी मर्जी, तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड होता है। ठीक है जी, स्टेट कंट्रोल्ड होता है। दूसरे लफ्जों में स्टेट आप जो है सर्विसेज आपकी जो है वो होंगी आपकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक, और उसका जो रिटर्न है या उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा आपकी नीड के मुताबिक। कम्युनिज्म में क्या होता है, खिदमात आपकी सलाहियत के मुताबिक आपने देनी है, और आपको मिलना क्या है, उसका रिटर्न कितना मिलना है, नीड्स के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, नीड बेस्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हैं आप। अच्छा, इसमें इंडिविजुअलिटी, अच्छा एक चीज और, कम्युनिज्म में इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इंडिविजुअल आपकी सर्विसेज और इंडिविजुअल आपका पे है, इंडिविजुअलिटी, ठीक है। आपको हर चीज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन मिलती है। आप चाहें कि जी आप एक कम्युनिस्ट स्टेट में रह रहे हैं और आप कहेंगे मैं फैक्ट्री लगा लूं, नहीं, स्टेट कहेगी नहीं भाई आप क्यों लगा लें, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, आपके पास टेक्निक्स हैं, आप इंजीनियर हो, दैट्स गुड, आओ वेलकम, स्टेट विल प्रोवाइड यू अ फैक्ट्री एंड यू हैव टू डिलीवर देयर। आप वहां आपकी कैपेबिलिटी उसको
जीएम के लेवल पे रन करने की, आप जीएम होंगे, आप इंजीनियर हैं, आप क्या हैं, आप नए सर्विसेज, बहुत अच्छी बात। जब आपको पे बैक की बात आएगी, वो कहेंगे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी नीड्स क्या है आपको। दूसरी बात, कम्युनिज्म में 3 बेसिक चीजें स्टेट के जिम्मे होती हैं, वही वाली बेसिक चीजें, आपकी ब्रेड यानी रोटी, क्लॉथ यानी क्लोथिंग, आपके कपड़े, और तीसरी जो चीज है दैट इज शेल्टर। ये तो स्टेट के जिम्मे होता है ना, बिल्कुल। चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर, गरीब अमीर तो होगा ही नहीं ना, सब एक जैसे होंगे। आपको कोई भी विदाउट, मतलब आपको भूख लगी है, स्टेट इज द रिस्पॉन्सिबल, आपको खाना मिलेगा, ठीक। आपको शेल्टर चाहिए, स्टेट विल प्रोवाइड यू शेल्टर। आपको कपड़े चाहिए, स्टेट विल प्रोवाइड। आपकी बेसिक नेसेसिटी नीड्स विल बी टेकन बाय स्टेट। स्टेट आपके उसके बदले में आपको कैसे यूटिलाइज करती है, आप बाउंड है, आप आजाद नहीं। अच्छा, इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर क्या होगा, नॉर्मली वन पार्टी सिस्टम होगा। कम्युनिज्म में क्या होगा, वन पार्टी सिस्टम, वन पॉलिटिकल पार्टी होगी। इसकी एग्जांपल आपको चाइना से मिलती है, एक ही पार्टी होगी और उस पार्टी में भी जमहूरी निजाम के अंदाज से नहीं चलेगा, ठीक है। उस पार्टी में भी कैपेबिलिटी के एतबार से पार्टी के लोग भी हेड्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि हु विल डिलीवर एट व्हाट लेवल, ठीक है। तो मतलब चूंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, आवाम की मर्जी नहीं चलेगी, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो कम्युनिज्म है, ये इसकी एक आइडियल फॉर्म है। किसी हद तक यूएसएसआर में कम्युनिज्म अप्लाई हुई थी। मैंने पहले कह दिया कि 100% कहीं भी अगर हम कैपिटलिस्टिक अप्रोच को देखें तो आपके मुल्क में ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि भाईजान मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं और उस फैक्ट्री के लिए ये जो जीसी यूनिवर्सिटी है ये सारी मैंने दे दो, मैं बिल्डिंग सारी गिरा नहीं, यहाँ फैक्ट्री स्टेट है कि नो स्टेट है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यहाँ नहीं आप कर सकते। फिर आप कहेंगे मैं एक धुएं वाला ईंटें बनाने वाला ना वो ब्रिक्स लगाना चाहता हूँ, ब्रिक्स मेकर, ठीक है जी, भट्ठा लगाना चाहता हूँ, तो स्टेट से भाई इधर नहीं लगाना, शहर है, धुआं है, मिट्टी है, आपको बताते हैं बहुत। मैं कहूँ कि मैं गाड़ियों का एक बहुत बड़ा स्टेशन बनाना चाहता हूँ, अड्डा बनाना चाहता हूँ, और मुझे ना ये चौक दे दे, चौक क्यों दे दे, सड़क है भाई, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, अप्रूवल ले बना ले, कुछ बंदियां है। तो इस तरह से 100% इकोनॉमिक फ्रीडम तो नहीं है, तो क्या फिर हम कह सकते हैं कि 100% कैपिटलिज्म है यहाँ पे, ठीक है। यानी मैंने बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटलिज्म, हाँ हम ये कह सकते हैं कि चूंकि रेशियो वाइज ज्यादातर 70-80% कैपिटलिस्टिक वैल्यूज को ये स्टेट ऑन कर रही है, लिहाजा यहाँ कैपिटलिज्म कह सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आपने चाइना की हम बात करते हैं, क्या चाइना में कम्युनिज्म है? चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का मिक्स है। खैर अभी अब क्योंकि सोशलिज्म हम पढ़ेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता है, बात करते हैं। अच्छा जी, सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म का अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैपिटलिज्म है, ये कम्युनिज्म है, इसके ये दरमियान में सोशलिज्म, ना कैपिटलिज्म है 100%, ना सोशलिज्म कम्युनिज्म है 100%, उसके दरमियान में सोशलिज्म होता है। जब हम सोशलिज्म की बात करेंगे तो आप एक चीज को ऐड कर रहे हैं हर चीज में, दैट इज लिमिटेड, हर चीज में लिमिटेड ऐड कर, ठीक। कुछ इजाजत है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टेट आपको ओन करती है, इजाजत देती है लिमिटेड लेवल पे। बिल्कुल 100% अगर आपको फ्रीडम मिल जाए या ज्यादा फ्रीडम मिल जाए तो आप कैपिटलिज्म की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल इजाजत ना मिले तो कम्युनिज्म आ जाएगा। अगर स्टेट कहे कि नहीं भाई शरायत के साथ, और वो बड़ी हैवी शरायत होंगी, फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, स्टेट कहती है ठीक है आप लगा लें, लेकिन इसकी जो इनकम होगी ना, उस इनकम का 50% आप स्टेट को देंगे, 60% स्टेट को देंगे, 40% आप देंगे, ज्यादा ले। तो ये लिमिटेड आपको फिर इन्वेस्टमेंट की इजाजत होगी ना।
आपकी जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस होगा स्टेट में। आप अपनी मर्जी से नहीं कीमत रख सकेंगे, हम आपकी क्वालिटी को देख के प्राइसिंग करेंगे। हाँ, आपकी राय लेंगे, आपसे पूछेंगे कास्ट कितनी आई है, लेबर की कितनी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है, लेकिन इसकी फिर भी प्राइसिंग हम डिसाइड करेंगे। तो अगर इस तरह से है, आपको इजाजत भी मिल रही है और नहीं भी मिल रही, लिमिटेड आपको चीजें मिल रही हैं, तो इसका मतलब है ना कैपिटलिज्म है ना कम्युनिज्म है, क्या है? सोशलिज्म। इस वक्त चाइना जो है, चाइना ने आगाज एज अ सोशलिस्ट स्टेट किया, सोशलिज्म को फॉलो किया आगाज में। और अगर आज के चाइना को हम देखें, अच्छा जब कम्युनिज्म होगा तो गुर्बत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अमीर और गरीब के, आप लिखते जाए बेशक ये पॉइंट्स, अमीर और गरीब के दरमियान डिफरेंस का, ग्रुप्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। स्टेट विल टेक विल ओन आपकी बेसिक नेसेसिटीज, हेल्थ, योर एजुकेशन, योर क्लॉथिंग, योर शेल्टर, योर ब्रेड एंड बटर, एवरीथिंग विल बी टेकन एंड गिवन बाय स्टेट। तो फिर आपको गरीब किसका है का? बेसिक नेसेसिटीज जिसको ना मिले वो गरीब है ना, तो वो तो सारी स्टेट ऑन कर रही है, फिर गरीब तो नहीं मिलेगा आपको, वहां पॉवर्टी नहीं होगी। आज हम चाइना को देखते हैं तो चाइना में पॉवर्टी है, लोग गरीब हैं। आपका जो सी पैक पूरा का पूरा था, उनका जो वेस्ट चाइना है, ठीक है, वो सारा वो प्रोविंसेस बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है। ड्यू टू दैट उनको वो लिंक कर रहे हैं, उनको रिसोर्सफुल कर रहे हैं, सारा का सारा बहुत ज्यादा अच्छे लाभ नहीं है। तो व्हाई इज दिस? लोग पूछते हैं ये क्या हुआ? हम तो कम्युनिज्म है ही नहीं, हम कौन है? सोशलिज्म। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में, मीडिया के कंट्रोल में, सिंगल पार्टी लीड कर रही है, उस तरह से पॉलिटिकली वो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में वो कंट्रोल भी है, कुछ में नहीं भी है, लिमिटेड। देखें चाइना ने इन्वेस्टमेंट अदर स्टेट्स के साथ की, ये स्टेट्स चाइना के लोग यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं करते, चाइनीज दे आर इन्वेस्टिंग, चाइनीज है ना, नेशनलिटी चाइनीज, दे आर अलाउइंग means to say limited. There is a check and balance. So that is in between capitalism and communism. It's socialism, limited, not fully freedom and not fully captured in between. ठीक हो गया? सोशलिज्म में इंडिविजुअल के इनपुट और फिर जो गवर्नमेंट है या स्टेट है उसके आउटपुट क्या होगा? सोशलिज्म सोशलिज्म में मैंने बताया तो सही है कि इंडिविजुअल की जो इनपुट है वो लिमिटेड कंडीशंस के साथ है। सर वो जैसे स्टेट के कम्युनिज्म में है कि वो स्टेट जो करेगी नीड्स के हिसाब से काम करेगी, स्टेट की लिमिटेशन। यहाँ पे आपको आपकी नीड से ज्यादा मिल सकता है, आपको लिमिटेड लेवल पे चूंकि इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आप यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप 10 एकड़ ज़राअत करना चाहते हैं, स्टेट आपको इजाजत देती है, सोशलिज्म में करें। 10 एकड़ का जो आउटपुट आएगा, ठीक है, अगर तो कैपिटलिज्म हो तो वो सारा आपका है, बस स्टेट को आप टैक्स दे दें, बाकी आपके। अगर वो कम्युनिज्म हो तो वो 10 एकड़ ना आप काश्त कर सकते हैं, ना वो आपका होगा, वो जितने लोगों ने मिलके बोया वो सब में सोसाइटी में स्टेट को डिवाइड कर देगी ना, आपको कितना चाहिए उतना मिल जाएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर सोशलिज्म है तो स्टेट कहेगी अच्छा 10 एकड़ है, कितनी गंदम आई, फॉर एग्जांपल जी 100 मन गंदम आ गई, वो कहेंगे कि ठीक है 100 में आप हमें बड़ा लाइन्स शेयर आप हमें दे दें, स्टेट को टैक्स नहीं, उसमें से लाइन्स शेयर दे दें। मीन स्टेट अगर आपसे 60% 60 मन स्टेट ही ले लेती है तो आप बस 40% रह गए, फिर भी तो 40% से नीड्स आपकी 40% जो है नीड्स तो शायद आपकी 10% में पूरी हो जाती है, तो 30% आपको स्टेट ने दे दिया। समझ रहे? दिस इज कॉल्ड लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड लिमिटेड कैपिटलिज्म एंड इन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, लाइक दैट। तो चाइना में सोशलिज्म है बेसिकली, और अभी जो चाइना का मॉडल जा रहा है वो न्यो सोशलिज्म का है। जिस तरह से आपने पढ़ा ना रियलिज्म, और एक न्यू होता है, न्यो होता है, ठीक है, अगला वर्जन जो है। तो अब वो इसमें चले गए, कहते हैं भाई यहाँ भी कुछ लोग गरीब हो सकते हैं, और आप थोड़े से बेहतर इधर उधर हो सकते हैं, वैसी बात, बिकॉज हम सोशलिज्म से भी अगले मॉडल पे आ गए और वो न्यो सोशलिज्म। तो एज आई टोल्ड यू कि आप कहेंगे कि 100% वाली बात तो वो तो कहीं भी नहीं है किसी थ्योरी को रिलेट करके, और मार्क्सिज्म की थ्योरी तो बहुत पहले की थी और उनका स्कूल ऑफ थॉट कोई
इंटायरली डिफरेंट चीज थी ना, जिससे कुछ चीजें ली हैं उन्होंने आगे, समझ रहे हैं जी। तो अब आप मैरिड डीमैरिड ये अच्छा। अब ये होपफुली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ चीजें मैं ये सारा रिमूव कर सकता हूँ, ये कोई टाइम को भी रोका मेरे लेक्चर में ना, ये बात कर दिया करें इसको लॉक। इज इट पॉसिबल हम वक्त को रोक लें? हम नहीं सकती ये वाले अच्छा जी, ये कुछ चीजें हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मजीद, जिसकी बेस के ऊपर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ओनरशिप। अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, चीजें प्रोड्यूस करनी है उसके लिए ओनरशिप कैपिटलिज्म में आपको मिलेगी, कम्युनिज्म में आपको ओनरशिप प्रोडक्शन की मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी। सोशलिज्म में संभव। ठीक हो गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके। नेक्स्ट जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइसिंग फिक्सेशन, फिक्सिंग प्राइस फिक्स करनी है। कैपिटलिज्म में कौन करेगा, कम्युनिज्म में कौन करेगा, सोशलिज्म में कैसे चीजों की प्राइसेस फिक्स होंगी? नो यू कैन डिफरेंशिएट। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। कैपिटलिज्म में कलेक्टिव अप्रोच को ज्यादा, जब डेमोक्रेसी है तो कलेक्टिव अप्रोच को आप ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म में यानी ये आपने देखना है कि कौन कहां फॉल करता है। फ्लो ऑफ इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करेगा? टैक्सिंग किस तरह से होगी? कैपिटलिज्म में लिमिटेड होगी, कम्युनिज्म में तो टैक्सिंग का चक्कर ही कोई नहीं क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं। सोशलिज्म में फिर ज्यादा टैक्सिंग होगी, बहुत हेवी टैक्सिंग होगी क्योंकि आपने ज्यादा जो है वो स्टेट को दे देना। क्लास सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कहां पे क्लास सिस्टम जनरेट होगा, कहां नहीं होगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी कहां बनेगी, कहां नहीं बनेगी? इक्वालिटी, कहां पे इक्वालिटी होगी, कहां पे नहीं होगी? एफिशिएंसी, प्रॉब्लम्स पब्लिक के लिए कहां पे ज्यादा होंगे, कहां कम होंगे? ये आपकी अपनी डिबेट है, आप बात को जिधर भी ले जाएं। कैपिटलिज्म के साथ अगर आपने एडम स्मिथ को लिखा है तो 1723 को पैदा हुए थे और 1790 को 19 को उनकी डेथ हो गई। ये गुलाम अहमदाबाद वाला बड़ा कब्रिस्तान नहीं है, देखा आपने? इधर नहीं है उसकी कब्र, इधर नहीं है, कहीं और है। ये क्या डेट ऑफ डेथ? 1790। आगे ब्रैकेट में लिख लें, गुलाम अहमदाबाद वाले कब्रिस्तान में उसकी नहीं है तस्वीर, कहीं और भी। अच्छा जी, सोशलिज्म की हमने बात कर ली, चाइना की हमने बात कर ली, और जब हम एक बात और सोशलिज्म की जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे टर्म यूज करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या टर्म यूज करते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। वहां पे इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड होती है। क्वेश्चन लिखें जी, सीएसएस 2021 में क्वेश्चन नंबर 8 आया, जल्दी से लिखें, टाइम इज शॉर्ट। सीएसएस 2021 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को आप समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक शिफा देंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज कैपिटलिज्म?
सीएसएस का 2021 का क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज इट्स रिलेशन विद डेमोक्रेसी। व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज इट्स रिलेशन विद डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी आपने पढ़ रखी है, कैपिटलिज्म आपने पढ़ लिया है, रिश्तेदारी इनकी क्या निकलती है आप पे, ठीक हो गया जी, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जब हम एग्जैक्टली सीएसएस के क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेते हैं तो आपको आप क्लियर होते हैं उसमें, ऐसे ही होता है ना जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, सीएसएस 2003 में क्वेश्चन नंबर 1 आया था। सीएसएस 2003 में क्वेश्चन नंबर 1 वो था कम्युनिज्म पे। कम्युनिज्म इज इनेमिकल, एक वर्ड है INIMICAL, इनेमिकल। इसका मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। टू डेमोक्रेसी, हमने पॉलिटिकली डेमोक्रेसी का फैक्टर मैंने इसलिए फोकस किया था, अब आपको समझ आएगी बात। कम्युनिज्म इनेमिकल है डेमोक्रेसी का, दुश्मन है किसका, जमहूरियत का। जहां पे कम्युनिज्म अप्लाई होगी वहां जमहूरी नॉर्म्स आपको दी जाएगी। आपका जमहूरी हक था इन्वेस्ट करने का, आपका जमहूरी हक था प्राइवेट ओनरशिप का, आपका जमहूरी हक था बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए, इवन बोलना, इवन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपके सारे जमहूरी राइट्स थे डेमोक्रेसी के हिसाब से। कम्युनिज्म में तो ये देते नहीं है, इसलिए फिर वो डेमोक्रेटिक मॉडल पे ही नहीं जाते जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट होते हैं, बिकॉज कि आपने उस तरह से फिर राइट्स नहीं ना देने जी। अच्छा जी, टू डेमोक्रेसी कॉमा फ्रीडम एंड एक्चुअल राइट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना है, आके देख लें। पहली तरमीम फर्स्ट जो अमेंडमेंट थी फंडामेंटल राइट्स के लिए थी, आपने पढ़ा हुआ है। और दुनिया में यूएन की आज भी 15 सितंबर सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए डे मनाया जा रहा है, बाकी ऑलिगार्की, पॉलिटी, मिनॉरिटी, दिस कहीं किसी के लिए मनाया नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ट्रू सेंस में। किस बुनियाद पे? चूंकि आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बुनियादी हकूक जो हैं, जो बुनियादी तौर पे बात आपको मिले हैं, वो आपको प्रोटेक्शन मिलती है उनकी डेमोक्रेसी में। लेकिन वो कहता है कि ये बुनियादी हकूक की और फ्रीडम और डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म उसकी दुश्मन है, ठीक है जी। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, 20 नंबर का क्वेश्चन था, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई इजहार ख्याल करना चाहे, कोई स्पीच करना चाहे? जर्मी बेंथम, ये आपके एक वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर है, जर्मी बेंथम। दुनिया में 15 फरवरी 1748 को तशरीफ लाए और 6 जून 1832 को दुनिया फानी से कूच कर गए, जिस तरह से हम सब ने कर जाना इंशाअल्लाह। आप सब लोग ईमान रखते हैं ना जी मरने पे? माशाअल्लाह। तो जून 6 1832 को दुनिया से चले गए जी। डेट ऑफ बर्थ 15 फरवरी 1748, 1748। डेट ऑफ डेथ जून 6 1832। क्लियर?
यहाँ तक कोई परेशानी? इनके मरने पे किसी को कोई इतराज नहीं है? क्योंकि जो आता है उसे जाना है भाई, ये तो मसला है। नहीं बड़ा नहीं, असल बात ही है, एक बहुत बड़ी हकीकत है। एक इन्होंने थ्योरी पेश की जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जिसकी वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं। हाँ जी, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म ये इनकी थ्योरी। चूंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर एक दो दफा क्वेश्चन आया है, तो मैंने सोचा कि इस थ्योरी को फोकस किया जाए। एक कॉन्सेप्ट है जी यूटिलिटी का, यूटिलिटी, और इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी दी थी। ठीक है जी। यूटिलिटी बेसिकली एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का प्योरली। और आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट एंड यूटिलिटी? सर ये हमारे होते हैं कि हम किसी हम एक स्कीम करती है, यूटिलिटी हमारी ये होती है, और बेनिफिट होता है तो फायदा सर तो स्कीम हमारी पूरी होती है, जितनी मतलब पूरी होती है उसके बाद हम यूज नहीं करना। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी। हां, फिर उन्हें तकलीफ ये फायदा है मुफ्त करना। अच्छा, चलिए बाकियों को भी बता देते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे बच्चों की तरह है, आपको भी बता देते हैं भाई। एक चीज होती है अफादा उर्दू में, और एक चीज होती है फायदा, बेनिफिट। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं अफादा की। अब इकोनॉमिक्स में ये टर्म बकायदा इस्तेमाल होती है और इसके ऊपर एक पूरा लॉ भी है। ठीक है जी। कानून तकलील अफादा मुख्तम। अच्छा, तो बेसिकली है क्या, आप ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लें, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो फिर हम थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म समझ पाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेटली। ऐसे है ना। बेसिकली यूटिलिटी है तस्कीन का नाम। तस्कीन समझते हैं? सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी। स्पिरिचुअल of every type, either that is material or spiritual or whatsoever. आपके ब्रेन में वैसे एक बात मुझे याद आ गई, कल मैं मेडिकल स्टोर पे गया, वहां पे एक टैबलेट है एपिवॉल नाम से, तो वो सामने पड़ा हुआ था उसका डिब्बा ना, तो किसी जमाना में वो टैबलेट मुझे बहुत रिकमेंड हुई थी और मैंने बहुत खाई थी। तो एम ही ना मेरे ज़हन में कई दफ़ा ये क्वेश्चन आता था, उसका नाम भी घूमता रहता था, बड़ी लंबी सारी टैबलेट। मैं कहता था कि वो क्या करती है, उससे रिलीफ मिलता था। तो मैंने उससे पूछा स्टोर वाले से ना, कल मुझे उसकी सही डेफिनेशन मिली। मैंने कहा ये करती क्या है, मुझे आप बता सकते हैं प्लीज? उसने कहा मैं आपको समझाने की तरह बताऊंगा। उसने कहा जी ब्रेन की जो वॉल है, जो वॉल ब्रेन को बताती है कि पेन हो रहा है, ये उस वॉल के जो होल्स होते हैं ना, जिससे ये ट्रांसमिशन होती है, ये उसको बंद कर देती है। जबरदस्त जबरदस्त, मुझे बात नहीं बता। मैंने कहा फिर कहते हैं आपको जब पेन होता है ना, तो वो जो आगे ट्रांसमिशन जानी होती है, इसने जो बंद कर दी होती है, तो ब्रेन कहता है कोई नहीं, पेन वाली कोई नहीं होती, आपको रिलीफ मिल जाता है। तो भाई यार जबरदस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई इसकी बात सुन के। अच्छा देखें, हर वो चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको फायदा मिलता है, श्योर फायदा मिलता है। ठीक है, वो आपका फायदा है, बेनिफिट। एग्जांपल है, आप एप्पल खाते हैं, किसी किस्म का भी पेशेंट हो, किसी किस्म का भी पेशेंट हो, एप्पल डॉक्टर बिला सोचे समझे उसे कहते हैं। इवन बनाना रोक देते हैं, बहुत सारी और फ्रूट्स पे बात करते हैं, एप्पल बिला सोचे समझे, इसलिए इसका एक ईडियम भी बना हुआ है, एप्पल स्पायर्ड, आपने सुना। तो
वो बिना सोचे समझे एप्पल ऑफ फंस आए एंड सो ऑन, बहुत सारे इसके, तो वो बिना सोचे समझे कहते हैं ठीक है टेक इट। यानी वो चीज आप खाते हैं आपको फायदा मिलना ही मिलना। आप दूध पी लें, मिल्क, अगर वो खालिश दूध है तो डेफिनेटली वो आपको फायदा देगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जिस चीज से आपको बेनिफिट मिलता है उसमें से 95% चांसेस होते हैं कि आपको यूटिलिटी भी मिलेगी। 95%। आप एप्पल खाएं, आपको फायदा तो होगा आपकी बॉडी को, लेकिन आपको यूटिलिटी, तस्कीन, ये वो तस्कीन है जो आपके इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करती है। बातों का लाइक आज के दौर की एग्जांपल है कि जब आप बिल्कुल रिलैक्स होना चाहें तो आप रिलैक्स कैसे होते हैं आजकल के दौर में? हम मोबाइल उठाते हैं, हम फेसबुक पे चले जाते हैं या हम व्हाट्सएप पे जाके देखो देखे सही क्या है, सारा दिन टाइम नहीं मिला, तो पूछे तो कहते हैं 2 मिनट स्कून भी नहीं करने देते। और जब बंदा गौर करता है कि स्कून कैसे हो रहा है तो स्कून फेसबुक पे हो रहा होता है। हालांकि उसमें आपकी बॉडी, मतलब हम, मैं भी आल्सो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि सारा दिन पड़ा होता है, मतलब कल मैं सारा दिन बहुत काम किया, मैं सारा दिन लैपटॉप पे रिसर्च वर्क, तो जब मैं थक जा रहा था तो मैं मोबाइल उठा रहा था, मैं यार बस हो गया तो, और फिर मैं उसको, तो उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि जैसे अभी, हालांकि मेरी एनर्जी उस टाइम भी यूज हो रही थी ना, आंखें फोकस देख रहा था, लेकिन वो जो एनर्जी यूज हो रही थी तो उसको मैं फील कर रहा था कि ये मेरी यूटिलिटी। आपके ब्रेन में जब आपको वेव्स मिलती हैं प्लेयर की, रिलैक्सेशन की, ठीक, गुडनेस की, अच्छी वेव आती है ना बालों का, तो वो जब अच्छी वेव्स आती हैं तो वो आप यूटिलिटी ले रहे होते हैं। मीन्स टू से कि यूटिलिटी गिव्स यू हैप्पीनेस। ठीक है जी, प्लेयर, EASU और यूटिलिटी आपको ही देती है, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या हुआ, एंटोनिम क्या हुआ, अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो अगर आपको वेव आती है प्लेयर की, होता है ना बार बार कोई चीज ऐसी होती है, आप भर जाते हैं और आप दरवाजा खोलते हैं, आगे कुछ गेस्ट आए होते हैं, आप कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि उनको देख के बंदे को प्लेयर अंदर से खुशी होती है, आप हिल जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, गुड। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं आप देखते हैं बाहर, आप अस्सलाम वालेकुम कैसे जी, लेकिन आप हंस नहीं पा रहे होते हैं, अंदर से आप टूट जाते हैं, आप अंदर से टूट जाते हैं। और अगर वो गेस्ट आते ही कह दें कि जी बच्चा ने छुट्टियां हुई हैं, चलो 2 हफ्ते रह जाइए, 2 हफ्ते आप अंदर से और टूटते हैं, आपको दुख होता है ना, ऐसे यूटिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, सो दिस इज सेम थिंग है, कुछ लोगों के लिए यूटिलिटी होती है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए, अगर अम्मी जी के वो उनसे हैं तो शायद माँ जी के लिए तो वो यूटिलिटी हो, लेकिन अब्बा जी के लिए उन्होंने कहना कि यार कितने बच्चे ना दे माशाल्लाह, रोड़ा ही रोड़े, उन्हें 8 दिन ये यार जिंदगी है। और अगर अब्बा जी के हों तो अम्मी जी के लिए शायद कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं, चले जी आ गए आते जाते, क्या उनके लिए खुशी फील बैठे खाली ये वो कर रहे थे, साथ अब्बा जी को बीच में डिक्लेयर भी हो जाते कागज मुसीबत ले आओ, अंदर से अंदर किसी ने खोल के नहीं देखा था उसमें क्या चल रहा था, जंग चल रही होती है। सो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, यूटिलिटी की बात करो। अच्छा, हर वो चीज जो आपको बेनिफिट देती है उसमें से आपको यूटिलिटी मिल जाती है 95। आप दूध पिए और आपको पता हो कि प्योर दूध है तो आपको उसमें से तस्कीन मिलेगी। हाँ, 2-3% लोग जिनको दूध पसंद ही नहीं है तो शायद उनके लिए वो यूटिलिटी ना हो, लेकिन फिर भी फायदा तो होगा ही। आपको पसंद है ये नहीं, आप दूध पीते हैं, खालिद दूध है, फायदा तो होगा। एप्पल खाते हैं, लाइक समझ गए, हर चीज जो आपको बेनिफिट देती है उसमें से यूटिलिटी के मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और बहुत कम चांसेस हैं कि यूटिलिटी ना मिले। कहते हैं यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन हर वो चीज जो आपको यूटिलिटी देती है कोई जरूरी नहीं है कि उससे आपको बेनिफिट भी मिले, फायदा भी हो। मैंने एग्जांपल दी, सोशल मीडिया आपको यूटिलिटी देता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन उससे तो आप और थकते हैं, आपके लिए इवलनेस की तरफ आपको चीजें कुछ ऐसे मिल जाती हैं वगैरह वगैरह। इन द सेम वे कुछ लोग स्मोक करते हैं, मैं आपको और सादा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बजाय वो सिगरेट पी रहे होते हैं, जो नहीं स्मोक करते उनको स्मेल आती है, बड़ा इल फील करते हैं, स्मोक बड़ा अजीब सा, लेकिन उनसे पूछ के देखें
इस तरह कुछ लोग चाय पीते हैं, तो कुछ लोग चाय जो है वो ज्यादा पी लें तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और कुछ जो है उनको जितनी चाय पिलाए वो कहते कमाल हो गई। ठीक है, तो दिस इज लाइक दैट। और आखिरी एग्जांपल यूटिलिटी की, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, दिल से। मैं जब भी ज्यादा पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ज्यादा डिलीवर करता हूँ, ज्यादा पैशनेटली, मुझे लगता है कि ये चीज मैंने सही अंदाज में ट्रांसफॉर्म कर दी है और कुछ मिला है, तो मुझे बहुत यूटिलिटी मिलती है। वाइस फिर साहब, मैं भी होम ट्यूशन से आ रहा था और वहां पे यही मसले मसाइल थे। ठीक है जी, तो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनका होता है कि जी सर आ भी जाएं, मैसेज पे मैसेज, सर कहाँ रह गए सर, प्लीज सर आ जाए सर। और मैं अभी गया हूँ, मैंने भी मेरे ख्याल चाय भी नहीं पी और अभी मैं एक टॉपिक भी पढ़ाया, तो उनको सर हाँ सर प्लीज, ठीक है फाइंड अप किए हो, क्या हुआ आपको आने की भी बड़ा था, तो सर वो मम्मा बार बार कही जाती है ना, तो आज एक्चुअली फ्रेंड्स आई नहीं है, तो दिस चीज तो मीन्स टू से कि कोई बात के जी वो जस्ट फॉर्म गेम और लाइक दैट। अच्छा, बहुत सी दफा आपका भी ऐसा होता है स्टूडेंट का ना, क्या बुक्स खोलते हैं और आपको होता है कि कम वक्त में कुछ ऐसा हत्ती आ जाए और बस ज्ञान भी छूट जाए और पढ़ भी गए और लाइक दैट। ये सारी बातें करने का मतलब आपको यूटिलिटी और बेनिफिट का डिफरेंस समझाना है। बेनिफिट यूटिलिटी आपको बात का उन चीजों से भी मिल रही होती है जो बजाहिर आपके लिए फायदेमंद नहीं होती। ठीक है जी, लाइक बहुत सारे जो एडिक्टेड लोग होते हैं, कमाल, ठीक है जी, वो जब उस दुनिया में चले जाते हैं, ठीक है जी, तो वो झूल रहे होते हैं, वो मजे में होते हैं, मजे में हंस रहे, अंदर उनका खुश होता है। कोई पूछ के देखे बजाहिर जिस हालत में अंदर उनका बहुत खुश है, कहते हैं यार छोड़ दो अब क्या हुआ। मीन्स टू से यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यूटिलिटी बिल्स भी होते हैं, यूटिलिटी स्टोर भी होता है, तस्कीन नहीं मिलता मतलब जहाँ बेटा परेशानी होती है, इतने बड़े-बड़े बिल्स देने पड़ते हैं, चीजें जरूरत की होती है ना। यूटिलिटी का मतलब इस्तेमाल की चीजें ना, यूटिलिटी यूटिलाइज से है ना। क्लियर है जी कॉन्सेप्ट इज? अच्छा, आ जाते हैं थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इतने डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। बेंथम कहते हैं आप जो अवाम है, जो पब्लिक है, अगर आप उनकी यूटिलिटी के लिए काम करते हैं और उससे उनको यूटिलिटी मिलती है, मीन्स टू से हैप्पीनेस मिलती है, रिलीफ मिलता है, तो ये आपने अपने जो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप वो अचीव कर रहे हैं। अगर आप उनको यूटिलिटी नहीं दे पाते तो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स आप हासिल, लोगों की जो विल है, जो जर्नल विल जिसको आप कहते हैं, वो फिर आप डेफिनेटली हासिल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, हमारे यहां अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ऐलान फरमा दे आज के दौर में कि भाई वाईफाई पूरे मुल्क में फ्री होगा, कमाल हो जाएगी, कमाल हो जाएगी। आपने बताया ये अगर ऐसा करेंगे तो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी के तहत लोगों की वो प्लेयर दे लेंगे। इलेक्शन के 2-4 महीने पहले वाईफाई तो कर देना फ्री, तो क्या करेंगे, प्लेयर दे देंगे, यूटिलिटी मिलेगी लोगों को। जरूरी नहीं है कि सबको फायदा भी मिलेगा। बहुत से जो रिसर्च जैसे मेरे जैसे लोग पैकेजेस करवा रिसर्च के लिए वो ये ढूंढ लें तो वो कहेंगे थैंक यू पॉजिटिवली, लेकिन जो सोशल मीडियालिस्ट हैं उनको अपना एक बेनिफिट, मतलब जो जिसने जो इस्तेमाल करना है ना, तो जरूरी नहीं है कि सबको फायदा मिले। हाँ, प्लेयर सबको मिलेगी शायद, ठीक है। तो ये, और अगर गवर्नमेंट कह दे कि भाई जब बात ये मुल्क हो गया बड़ा गरीब, हर वो बंदा ये बंदी जिसके पास 40,000 रुपए से ज्यादा महंगा मोबाइल है ना, वो हर महीने 200 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को देगा। अगर आपने 40,000 का मोबाइल रखा है, बज़ाहिर शायद गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स कटवा देगा, लेकिन इससे क्या हमें यूटिलिटी मिलेगी 40,000 से ज्यादा महंगे मोबाइल वालों को? नहीं। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म तो कहता है कि आप स्टेट फोकस किसको करेगी, पब्लिक की यूटिलिटी, प्लेयर को। अगर आप प्लेयर बेस्ड गेम प्ले करते हैं
तो आप ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। एक छोटी सी डेफिनेशन, एक प्रिंसिपल लिख लें, आपको शायद और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द प्रिंसिपल दैट टेल्स अस, द प्रिंसिपल दैट टेल्स अस an action is right or wrong, an action is right or wrong according to approval of a society. According to approval of a society. सोसाइटी की क्या डिमांड है? कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छी भी हो। हमारे माशरे में, हमारे यहाँ जिस माशरे में हम रहते हैं, सोसाइटी की क्या डिमांड है? टैक्स बिल्कुल जीरो हो जाए, गवर्नमेंट को आपको कुछ ना देना पड़े, बहुत कुछ हमें मिल जाए, ऐसी है ना? तो मेंथन कहते हैं कि ये सारा एक बुक थी, और बुक उसके अंदर जो है अच्छा चले इधर नहीं जाते हैं। अच्छा, वैसे जो जर्मन मेंथन है, इन्होंने 78 बुक्स लिखी थी, 78, और ये यूटिलिटी को लेके, यूटिलिटेरियन के नाम से, यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से एक पोर्शनल क्वेश्चन भी आपके पास पेपर्स में है, ठीक है जी, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे सवाल। और जो बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट था, होपफुली आई हैव डिलीवर्ड। जब आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये इनको इतनी पॉपुलैरिटी शायद इसलिए भी मिली कि इन्होंने बड़ा एक इनोवेटिव और एक यूनिक जो है एस्पेक्ट सोसाइटी का, सोशलिटी को फोकस करते हुए, और लोगों की जो इनर सेल्फ है उसको फोकस करते हुए ये थ्योरी हमें दी थी। ओहो, टाइम इज शॉर्ट ना, कोई बात नहीं। निकोली के ऊपर क्वेश्चन, निकोलो निकोली के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आया है आपके पास पेपर्स में, बहुत कम आया है। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, इनको हम थॉरली इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए एक 9 हो इनका लेना बहुत जरूरी है जी। वेस्टर्न जी, मैंने बताया कि एक क्वेश्चन है पोर्शनल यूटिलिटेरियनिज्म लिखा हुआ, एक दफा आया शायद, उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, निकोली जो है वो 3 मई 1469 को 69 को पैदा हुए, जल्दी से लिखिएगा, टाइम शॉर्ट हो गया जी। और जून 21 1527 को अल्लाह को प्यारे हो गए, जून 21 1527। क्लियर? एक थी क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्लासिकल जैसे क्लासिकल रियलिज्म और मॉडर्न रियलिज्म, अच्छा, तो जिसमें प्लेटो और एरिस्टोटल पुराने नाम हमें मिलते हैं। एक है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के ये फाउंडर है, किसके? मॉडर्न पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है ये उसके फाउंडर है। इनकी सबसे बेस्ट बुक जो है वो है द प्रिंस, द प्रिंस। और ये द प्रिंस बुक जो है ये 1513 में इन्होंने लिखी थी। और ये द प्रिंस बुक जो है वो आपके मुल्क के जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं वो बड़े शौक से पढ़ते हैं, और कहा ये भी जाता है कि वो बहुत सी जगहों पे रखी भी गई है स्टडी। द प्रिंस के अंदर वो आइडिया देते हैं कि आपका जो रूलर होता है, जो रूलर होता है जो मुल्क का, वो आजाद होता है, उसके लिए कोई लॉज नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। स्टेट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जो कुछ करना चाहे वो कर दे। द प्रिंस के अंदर इनका मेन कोर आइडिया क्या है कि आपको सॉवरेन अथॉरिटी है, आपका काम है स्टेट को बचाना, और स्टेट को बचाते हुए आपके लिए कोई लॉस नहीं है,
कोई लीगल लिमिट्स नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। एज अ रूलर, एज अ प्रिंस आप करें जो करना है। मकसद शायद इनकी फासिस्ट थ्योरीज और बहुत सारी थ्योरीज शायद प्रिंस से इन्फ्लुएंस हो। ये पैदा हुए थे इटली में। जर्मनी और इटली का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे दिल में क्या आता है? आता है? मैंने अभी आपको बात की, द प्रिंस क्या करेगा? जो मर्जी। ठीक है, तो जिस मुल्क में कुछ ऐसी थीरीज आ रही होती है तो उसके पीछे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स भी बेस कर रहे होते हैं। तो प्रिंस फासिस्ट क्या करता है? मर्जी करता है ना मुल्क के लिए, मारिया जितनों को मारना है, कोई तुझे पूछने वाला नहीं, कोई तेरे लिए कानून नहीं, कोई अदालत को कुछ नहीं। इटली से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के। और इनको ये भी कहा जाता है कि क्लासिकल रियलिज्म के फाउंडर हैं। क्लासिकल रियलिज्म के जो फाउंडर्स हैं उनमें इनका नाम है। वैसे तो अरिस्टोटल को भी आप उन्हीं में शामिल करते हैं, क्लासिकल रियलिज्म। और रियलिज्म को मैंने डिटेल में आपको कल पढ़ा दिया था ना, लास्ट लेक्चर में डिस्कस रियलिज्म को किया था अरिस्टोटल। आप नहीं आई थी क्लास में? लास्ट लेक्चर लिया आपने? स्टेट्स जो है वो अपनी पावर के लिए काम कर रही होती हैं, दुनिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, अनार्की है, वेपन रेस लगी हुई है, सिक्योरिटी डिलेमा है, हर स्टेट अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। ये सब कुछ क्या है? रियलिज्म है, थ्योरी है। इस पे मैंने डिटेल बात की थी। इसके फाउंडर हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टेट जो करे करे, प्रिंस जो करे करे, मकासद की बात है। ये कहते हैं कि मोरालिटी या रिलीजन जो है इसको आपने पॉलिटिक्स से दूर रखना है। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग है, इसको उसके साथ लिंक नहीं करना। सियासत में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ठीक है, और रियलिज्म आपको क्या कहती है? एग्जैक्टली रियलिज्म कहती है कि भैया आप स्टेट ने अपने इंटरेस्ट के लिए जितनी आप गेन कर सकते हो, जो कर सकते हो, आपने किसको देखना है? स्टेट के इंटरेस्ट को। ठीक है, अपनी पावर गेन को बढ़ाना है, पावर पॉलिटिक्स करनी है, अपने वेपन बढ़ाने हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर, जो करना है करो। रियलिस्ट अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करो, अपने बॉर्डर्स को मजबूत करो, क्योंकि हर स्टेट अपने मकासद के लिए खेल रही है, तो आप भी खेलें। ठीक है, अब जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट है डिप्लोमेसी। ये आईआर में तो पूरा एक टॉपिक है, आपका टॉपिक नहीं है डिप्लोमेसी, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू शुड नो अबाउट इट। डिप्लोमेट्स क्या होते हैं? बेसिकली तो हमारे यहाँ इसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट पाया जाता है, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिकॉवली कहते हैं, मिकॉवली खुद डिप्लोमेट रहा है और डिप्लोमेसी का फाउंडर है। और डिप्लोमेट क्या कहते हैं? डिप्लोमेट कहते हैं कि भाई आपने स्टेट के बेनिफिट्स के लिए काम करना है। अगर एक स्टेट फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारा डिप्लोमेट बैठा हुआ है, इंडिया का यहाँ बैठा हुआ है, या अदर स्टेट्स में डिप्लोमेट्स काम कर रहे होते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो अगर स्टेट लड़ रही है, ये स्टेट के लॉस की तो बात हो रही है, तो वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, स्टेट को सेव करने की कोशिश करेगा। तो मिकॉवली जो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के फाउंडर हैं, क्लासिकल रियलिज्म से बिलोंग करते हैं, डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, फेवर करते हैं। डिफरेंस में कहते हैं कि रूलर लीडर करे जो करना है, और कहते हैं कि मजहब और मोरालिटी सियासत से अलग दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं। आप समझ गए कि किस तरह का क्या उनका विजन है? समझिए, आप समझे? ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहते हैं मिकॉवली? ह्यूमन नेचर पे ये थोड़ा आपको लिखना है। कहते हैं इंसान जो है वो बाय बर्थ विर्चुअस नहीं था। हम कहते हैं इंसान बाय बर्थ बहुत अच्छा है, वो कहते हैं नहीं। इंसान की नेचर में ईगो है, जेलसी है, ग्रीड है, ईगो, जेलसी, ग्रीड, डिसलॉयलिटी, have no pure love, हार्डनेस लाइकर है इंसान, सख्ती में हार्डनेस लाइकर, सख्ती में आप देखें ना, आपको लाज बनाना पड़ते हैं तो आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, सजाएं ये वो, हार्डनेस लाइकर।
अनरियल है, फॉल्स है, आर्टिफिशियल है। ठीक हो गया जी ह्यूमन नेचर के बारे में। अब देखना रियलिस्ट क्या कहते हैं कि कोई मोरालिटी शोरालिटी नहीं है, अपने बेनिफिट्स को देखें, पावर पॉलिटिक्स करें, मुल्क के लिए कुछ भी करना है करें। रेस लगी हुई है तो आप उस रेस में नहीं पीछे रह जाएंगे तो लोग आपको मार देंगे, स्टेट खत्म हो जाएगी। समझ रहे? ये सारा ये वही वाला एक कंसेप्ट जो है वो चल रहा है। ये कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी प्लस पॉलिटी का मजमूआ होनी चाहिए। अब ये अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें आपने तीनों स्टेजेस के ऊपर इन तीनों को पढ़ा था। मोनार्की गुड होती है, चंद लोग गवर्नमेंट करें तो अरिस्टोक्रेसी गुड होती है, ज्यादा लोग गवर्नमेंट करें तो पॉलिटी गुड होती है। पढ़ा था ना आपने? यार पिछला क्यों भूल जाते हैं यार? तो बोला करें ना, खड़ा तो मैं हूं, बोल तो मैं रहा हूं, सुबह से मैं भाग रहा हूं, तो बैठे हो ऐसे नहीं है? फिर गलती है। तो एक बंदा कहते हैं गवर्नमेंट में एक ही बंदे की गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी जो प्रिंस है वो मोनार्क तबीयत का हो। दी प्रिंस में उसने ये दर्ज दे दिया, अपनी मर्जी करें, उनका खबरदार नहीं, जो मैंने कहना है, मैंने मुल्क चलाना है। मोनार्क। एरिस्टोक्रेसी मतलब उसके नीचे जो हम एक कबीना बनाते हैं, चंद लोग, उनका भी बड़ा रोल होता है मुल्क को चलाने में। एड पॉलिटी जो हम सारों से वोट भी ले लेते हैं, सारों की भी सॉवरेन। तो कहता है कि ये सारा मिला के और गुडनेस के चक्करों में सारा मिला के गवर्नमेंट बनाए। आपको थॉमस हॉब्स ने भी कहा था कि मोनार्क के साथ आप डेमोक्रेसी को ले गए। ठीक है? सो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है इसका। बहुत सारी बातें मैं कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग क्यों सोचते हैं। फिर वो कहता है कि पॉलिटिकल चेंज जो है, आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल चेंज का, पब्लिक ओपिनियन का। वो कहता है पॉलिटिकल चेंज होनी चाहिए, ही रिकमेंडेड पॉलिटिकल चेंज। रेवोल्यूशंस कहता आने चाहिए। आपने पढ़ा ना पब्लिक ओपिनियन होती है, पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकल चेंज की बायस बनती है, और पॉलिटिकल चेंज से रेवोल्यूशन आते हैं और गवर्नमेंट चेंज होती है। ये कहता है रेवोल्यूशन आने चाहिए, गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, पॉलिटिकल चेंज आना जाना चाहिए, नेचुरल है। ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि एक बंदा हमेशा अच्छा डिलीवर करता है। अच्छा, दूसरी बात वो कहता है कि जब रेवोल्यूशन आते हैं तो रेवोल्यूशन में आप एक्सट्रीमनेस को लेके आए, एक्सट्रीमनेस, किलिंग, हार्डनेस। उसने आपको पहले कह दिया कि इंसान की नेचर में हार्शनेस है, मतलब प्रस्पेक्टिस वाइल है, हार्ड लाइकर है, हार्डनेस लाइकर है, कह दिया ना उसने। तो लिहाजा वो कहता है कि जो आप रेवोल्यूशन लेके आएंगे तो रेवोल्यूशन में आप क्या क्या लेके आए? बड़े लेवल पे मरते हैं लोग, मार दो, तबाही होती है, होने लो, स्टेट का बेनिफिट देखो। आ रहा है इनकलाब, स्टेट डूब रही है, रेवोल्यूशन की जरूरत है, पॉलिटिकल चेंज की जरूरत है। ओके, इसमें क्या लॉसेस हो रहे हैं? तो आपने देखा ना इटली में फासिस्ट आए और उनका एटीट्यूड देखा आपने? पूछ सकता था उनको, पिछली बातें याद हैं आपको? कहाँ फिर रहे हो भाई? ये 11वां लेक्चर है, आपको तो ऐसे हवा में उड़ना चाहिए, लेकिन अभी ना उड़ना, ये पंखे वगैरह ऊपर वैसे शुरू जी। क्वेश्चन नंबर 2016 में क्वेश्चन नंबर 3 आया था, लिख लें। इज इट करेक्ट? 2016 का क्वेश्चन नंबर 3, 20 नंबर का। इज इट करेक्ट टू से दैट Machiavelli was an APOSTLE apostle? अपोस्टल का मतलब होता है रिकमेंडर। क्या मतलब होता है? रिकमेंडर, रिकमेंड जो करे। अपोस्टल ऑफ पावर पॉलिटिक्स, ऑफ पावर पॉलिटिक्स। क्या मैकियावेली पावर पॉलिटिक्स को रिकमेंड करता है या नहीं? करता है? करता है ना? वो क्या कहता है? प्रिंस कैसा हो, रेवोल्यूशन क्या है, रियलिज्म क्या कहती है, डिप्लोमेट्स क्या कहते हैं, इंसान नेचर में कैसा है, मजहब का और मोरालिटी का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्या है सर? पावर पॉलिटिक्स। रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या है? मैं कल आपको बता गया था, पावर पॉलिटिक्स है भाई।
अपने मकासद की जंग है, पावर रेस है, पावर गेम, समझते हैं ना कल का लेक्चर। सो आपको लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कुछ जरूरी बातों का क्वेश्चन प्योरली कितने अभी हमने एक चीज और पढ़नी, चले जाओ वही पेपर में आई हुई थी मुझे नहीं। पावर पॉलिटिक्स क्या कहती है? पावर लेके पॉलिटिक्स करनी है। प्रिंस पावर पॉलिटिक्स, फासिस्ट पावर पॉलिटिक्स, रियलिज्म पावर पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी फॉर पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है उसकी ना, आप भी जा रही हैं। मेरे 15 मिनट पहले आया कि ये 3 मिनट ये 12 मिनट मतलब दो छोटी सी बातें हमने और करनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम में आएगी वो, मैंने उड़ के देखा। अच्छा जी, एक है पॉलिटिकल कल्चर और एक है पॉलिटिकल एलीट्स। ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको हमने देखना है। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल एलीट्स। नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे आपने पब्लिक ओपिनियन और ये चीजें पढ़ी तो आगे चल के उनका कोई ना कोई रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू एक शॉर्ट टाइम में हमने इनका लेना है। कल्चर जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल्स, सोसाइटी और स्टेट के दरमियान घूम रहा होता है। इसके दरमियान यहां कहीं कल्चर होता है ना, आपने जो पहना है, आपने जो खाया है, आपने जो जबान बोली है, आपका जो रवैया है, ये कल्चर है ना। तो आप इंडिविजुअल है, आप किसका हिस्सा है? सोसाइटी का। ठीक, और सोसाइटी किसका हिस्सा है? स्टेट का। ना इंडिविजुअल सोसाइटी से जुड़ा है, ना सोसाइटी स्टेट से जुड़ा है, ना स्टेट इंडिविजुअल के बगैर बन सकती है। देखिए ना कैसी फिलोसफिकल बातें हो रही है ना। थैंक यू। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और बेस किस पे कर रही है? कल्चर पे। सो कल्चर की डेफिनेशन आप ऑलरेडी बड़ी दफा पढ़ चुके होंगे, एक लिख भी लें। एक बुक है सिविक कल्चर के नाम से, सिविक कल्चर। उसमें आप देख लीजिएगा, इसको सर्च कर लीजिएगा, इसके ऑथर्स भी लिखिएगा। इसमें कल्चर की डेफिनेशन है a psychological orientation toward social aspects, a psychological orientation towards social aspects। ठीक है जी, आपके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उसकी तरफ आपकी जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं नफ्सियाती दिमाग से। ठीक है, लाइक हमारी क्लास में क्या है, इज इट पॉसिबल कि कोई लड़का मतलब जो है कोई क्लॉथिंग में ऐसे आ जाए, या आप में से कोई लड़की हो बड़ी अच्छी, उसने ड्रेसिंग की हो, आप शादी में जा रहे हैं, एक दिन में आइडिया ना, आप एक शादी में जा रहे हैं, किसी मैरिज हॉल में, बहुत अच्छी किस्म की शादी है और डिनर है, बड़ा जबरदस्त, बड़े अच्छे लोग आए होंगे, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है, अच्छी ड्रेसिंग की हुई, जबरदस्त किस्म की, और आप जा रही हैं, और जब आप मैरिज हॉल में इंटर होती हैं तो आप नीचे देखती हैं तो आपने तो जूते नहीं पहने हुए, नंगे पैर ही, ड्रेसिंग बड़ी सारा नंगे पैर ही आ गए, आप वहां पे साइकोलॉजिकली इजी फील करेंगी? पूरे शादी के फंक्शन बगैर जो देखेगा आपको देख के। ठीक है, टॉप क्लास की पर्पल कलर की साड़ी है और वो आपने पहना दी है दादी अम्मा को जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। ठीक, और बड़ा रेड कलर का टका के तो जो पर्स होता है वो क्या पकड़ाया हुआ, जो देखेगा उन्होंने कहना हाँ क्यों है, हालांकि कपड़े हैं पहने हैं, क्या है कल्चर से चीजें मैच नहीं कर रही होती ना। आप एक सिनेमा के अंदर एक आउटडोर डिनर है, बड़ा जबरदस्त किस्म का, फैमिली का, बड़ा शानदार किस्म का, और उसमें सारे मॉडर्न एलीट लोग आए हैं
बड़ी अच्छी ड्रेसिंग और बड़े मॉडर्न लोग हैं, अक्सर लोगों ने साड़ियां और इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, तुसी अफगानी टोपी वाला बुरका पा के गए, थोड़ी किसी ने बांह पड़ी हुई है, उसने अंदर निकाल के जा रहे हैं, कैसे आए, अच्छा लगेगा? साइकोलॉजिकली सारा फंक्शन आप, मतलब कितना मुश्किल है कि आप मटन की वो जनाब ऐसे करके वो बाइट बनाएं, एंड करके फिर कट चोके अंदर डाल फिर आप बाहर करो, नहीं ना मैनेज होगा साइकोलॉजिकली। बट अगर कोई ऐसा इवेंट है जहां सब लोग ऐसा पहन के हैं तो दैट विल बी एग्जैक्टली गुड। इस्लाम क्या कहता है, आपका मजहब क्या कहता है? पर्दा। तो अगर सब लोग पर्दे में और शरई पर्दे में, और उस सोसाइटी में आपने साड़ी पहनी हुई है और आपने जनाब हाफ स्लीव्स और वो सारा, सब लोग बापर्दा, इस्लामिक पर्दा है, शरई पर्दे में ग्लव्स भी पहने हुए और आप हाफ स्लीव्स में खेली, तो आप इधर उधर देखेंगे, you will not be easy there only because of so culture matters a lot। ये क्या है? साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स सोशल एस्पेक्ट्स, सोसाइटी के एस्पेक्ट्स से रेलेवेंट। बहुत शुक्रिया, आपको समझ आ गई। Political culture is public attitude। अब आपने कल्चर की डेफिनेशन समझ ली, तो इसमें ड्रेसिंग, क्लॉथिंग, लैंग्वेज, इकोनॉमी सब कुछ आ गया, ठीक है? Political culture is public attitude towards politics and people ruled within political system। Political culture is public attitude। Political culture क्या है? अवाम का रवैया, किसके लिए? Towards politics। पॉलिटिक्स के बारे में आपका एटीट्यूड क्या है? एंड द पीपल हु आर रूलिंग यू, व्हिच आर टू बी नोन एज पॉलिटिकल एलीट्स। पॉलिटिकल एलीट्स कौन होते हैं? जो पॉलिटिकली अपर हायर पोजीशंस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स हैं, जो गवर्नमेंट्स में आते हैं, या पॉलिटिकली जिनके नाम आप जानते हैं, मैं कहूं कि जी आप 20 सियासतदानों के नाम बताएं, ठीक है जी, तो आप कौन कौन से नाम लेंगे जी? जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, इसाक डार। अब ये क्या है? ये कौन लोग हैं जो पॉलिटिकली एलीट हैं? पॉलिटिकली एलीट्स तो जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट में भी आए या टॉप पोजीशन पे ही आए, लेकिन वो लोग जो पॉलिटिकली एलीट पे हैं, अपर लेवल के ऊपर हैं, आर टू बी नोन एज पॉलिटिकल एलीट्स। अवाम का पॉलिटिकल एलीट्स और पॉलिटिक्स के बारे में जो एटीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर। कल्चर क्या है? आपका एटीट्यूड ही है ना। एटीट्यूड क्या है? आपका पहनना, बोलना, रवैया, साइकोलॉजिकली असेसमेंट्स। तो आपकी सियासत के बारे में और पॉलिटिकल एलीट्स के बारे में जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, जो प्रैक्टिकली पार्टिसिपेशन है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर। एग्जांपल इज, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कितना जानते हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग जानते भी, बहुत से लोग नहीं जानते। आपने अक्सर ये टीवी शोज में देखा होगा, जो मॉडल्स आई होती हैं तो उनको वो पूछते हैं कि जनाब फलान कौन है, तो वो कभी कहता है वजीर आजम है, कभी कहती है पता नहीं कौन है, कुछ नहीं पता होता, बिकॉज के पॉलिटिकल कल्चर नहीं है वहां पे जहां वो बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो अब ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर मीन आपके रवैये रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड टुवर्ड्स पॉलिटिकल एलीट्स, ठीक है? दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर। जितना पॉलिटिकल कल्चर अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छी नोयत का होगा, उतना ज्यादा उस मुल्क में पॉलिटिकली चेंजेस, पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं या पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं या जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, वो उतने ज्यादा अच्छे होंगे। आपको पता है कि आपका इलेक्शन कमीशन कैसा है, आपका पार्लियामेंट कैसा है, आपका सेनेट कैसा है, आपका जुडिशरी सेटअप कैसा है। अगर आप अपने सारे पॉलिटिकल कल्चर्स के बारे में, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, आपके पॉलिटिकल एलीट्स कैसे हैं, आइदर दे आर ऑनेस्ट और करप्ट,
either they are good or bad. So if you have all this information and practically you are participating and behaving towards them, it means political culture is good. अगर politically लोगों का कोई लेना देना नहीं है और normally जहां पे minority होती है, normally जहां पे dictatorship होती है, जहां पे kingdomship होती है, वहां पे political culture बहुत poor होता है. Example is the Saudi Arabia. 16 साल से उन्होंने फैसले करने हैं, उन्होंने इदारे बनाने हैं, उन्होंने कानून बनाने हैं, उनका दिल करे तो फेमिनिज्म को अलाउ कर दें, प्रमोट करना शुरू कर दें, दिल करे तो बैन करना शुरू कर दें, दिल करे तो इस ब्लॉक में चले जाएं, उसमें चले जाएं, फॉरेन पॉलिसी कैसी रखनी है, कैसे नहीं रखनी, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन देम. तो जहां वैसा हो तो वहां पे पॉलिटिकल कल्चर कैसा होगा? लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, उनको पता है कि उनकी सुनी नहीं जा रही. जहां पे डेमोक्रेसी हो किसी न किसी शक्ल में, और आपके यहाँ आप कहते हैं ना सर अगली गवर्नमेंट आने मैं वो, और जहां पे बहुत अच्छी डेमोक्रेसी हो तो वहां पे और ज्यादा, इसका मतलब पॉलिटिकल कल्चर अच्छा होगा. समझ गए? होपफुली यू गॉट द आइडिया अबाउट पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल एलीट्स एंड इट्स इंटरेक्शन एंड इट्स अप्रोचेस टुवर्ड्स पॉलिटिक्स. और ये डिपेंड करेंगे जो पब्लिक ओपिनियन है वो किस बेस पे बनेगी? पॉलिटिकल कल्चर की बेस पे. ठीक है जी. कुछ घर अब भी हैं पाकिस्तान में, यहाँ फैसलाबाद में, आप लोग जहाँ पे सियासत पे बड़ी बात होती है, इवन कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, उनको वोट दो, इनको दो. ये पॉलिटिकल कल्चर है ना. और कुछ घर ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता, वोटों वाले दिन वो उनको ये नहीं पता था आज वोट डाल रहे हैं. ये पॉलिटिकल कल्चर है. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोगों को पॉलिटिकल इदारों के बारे में, गवर्नमेंट के इदारों के बारे में कितना पता है, कितना नहीं, कितनी इंटरेस्ट लेते हैं, कितनी नहीं. दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर. और ये जितना अच्छा होगा उतनी पब्लिक ओपिनियन बेहतर होगी और उतनी पॉलिटिकल चेंजेस, रेवोल्यूशंस, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये सारे स्ट्रेंथन होंगे, बेहतर होंगे, फिकर होगी. जहां पे पॉलिटिकल कल्चर अच्छा नहीं होगा, वीकर होगा, वहां पे क्या होगा? अल्टीमेट पॉलिटिकली लोग जो है वो इतने, पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन नहीं होगा. क्लियर? अच्छा, बस एक आप टाइप्स लिख लें छोटी सी और बस इसको फाइंड अप कर लें. एक है जी कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, COG. जा रहे? ओके, थैंक यू, आपने 10 दिया. कॉग्निटिव ओरिएंटेशन इसका मतलब होता है इल्मी. कॉग्निटिव ओरिएंटेशन. नेक्स्ट है इफेक्टिव ओरिएंटेशन, ए के साथ दूसरी टाइप इफेक्टिव ओरिएंटेशन. और थर्ड इसकी टाइप है इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, इवैल्यूएशन से. ये 3 टाइप्स हैं पॉलिटिकल कल्चर की. कॉग्निटिव, इफेक्टिव और इवैल्यूएटिव. ठीक है. अच्छा, कॉग्निटिव में क्या होता है? इसका मतलब ये इल्मी है. कॉग्निटिव ओरिएंटेशन पॉलिटिकल कल्चर की एक ऐसी टाइप है जहां पे लोगों को सियासत के बारे में इल्म होता है, इल्मी शऊर होता है. ठीक है जी. अगर इल्मी एतबार से पीपल आर वेल नोइंग अबाउट देयर पॉलिटिकल पार्टीज, देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, देयर पॉलिटिकल सिस्टम, देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर पार्लियामेंट एंड व्हाटसोएवर द सिस्टम इज देयर. ठीक है. अगर लोगों को ये सब पता है, किसी से भी पूछेंगे कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपका प्रेसिडेंट कौन है, आपका फेडरल मिनिस्टर कौन है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, आपका पार्लियामेंट के कितने मेंबर हैं, आपके सेनेट के कितने मेंबर हैं, नेशनल असेंबली की कितनी सीटें हैं, इलेक्शन कब होंगे, कितने सालों बाद होते हैं हमारे यहाँ, हमारी हिस्ट्री में कितने इलेक्शन हुए, इलेक्शन पहली दफा कब हुए थे. अगर ये पता है सबको तो इसका मतलब है कि कॉग्निटिव ओरिएंटेशन पॉलिटिकल कल्चर में अच्छी है, इल्म अच्छा है. बस इल्म की हद तक. नंबर 1 पहली टाइप. क्लियर? सेकंड वन इज इफेक्टिव ओरिएंटेशन. इफेक्टिव ओरिएंटेशन क्या आपको इल्म है और उस इल्म की बेस के ऊपर आपका ये इल्म मुल्क के सियासी निजाम पे इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट भी हो रहा है. आप कहते हैं कि जी अच्छा इन्होंने इदारे अच्छे क्यों नहीं कर रहे, आपके डर से आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो रही है. ठीक है. लोगों के स्टांस की वजह से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे अच्छे हो रहे हैं.
लोगों के स्टांस की वजह से आपके इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स आ रही हैं, आपके पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स आ रही हैं, आपके जो पॉलिटिशियंस हैं आप उनके लिए कह रहे हैं कि कम से कम ये ग्रेजुएट हो, आप ये अगर ये चेंजेस आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इफेक्टिव ओरिएंटेशन हो रही है, यानी सिर्फ इल्म नहीं है बल्कि लोग जो हैं वो इतना स्टांस दे रहे हैं कि अमली तौर से आपका पॉलिटिकल कल्चर इफेक्ट हो रहा है आपसे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे इफेक्टिव ओरिएंटेशन। और इवैल्यूएशन में आप बकायदा इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, इवैल्यूएट करना समझते हैं ना, आप पॉलिटिकल सिस्टम को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट्स इवैल्यूएशन के ऊपर भी आपकी अच्छी अप्रोचेस होती है। ये 3 टाइप्स हैं पॉलिटिकल कल्चर की, या 3 एलिमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं इवैल्यूएशन ओरिएंटेशन। यानी ये 3 एलिमेंट है जिनकी बुनियाद पे आपको अगर कोई कहे कि आपका पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि लोगों से पूछेंगे आपके लिए पार्लियामेंट के कितने मेंबर हैं, नेशनल असेंबली के कितने मेंबर, कन्वेंशनल लेवल पे कितनी असेंबली के मेंबर हैं, सिंध में कितने मेंबर हैं, सिंध का वजीर कौन है, गवर्नर कौन है, नाम पॉलिटिकल एलीट के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अगर तो लोगों को इल्म है तो इसका मतलब है कि कॉग्निटिव ओरिएंटेशन अच्छी है या बुरी है। ठीक, सेकंड एलिमेंट क्या है कि क्या लोगों का ये जो इल्म है ये असरअंदाज हो रहा है गवर्नमेंट पे, सियासी इदारों पे, या नहीं हो रहा। लाइक सऊदी अरेबिया में अगर लोगों को अच्छा ना हो भी हो तो वो असरअंदाज नहीं हो रहा। सेकंड स्टेज में आप उसकी इफेक्टिविटी देखेंगे कि इनकी किस हद तक सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती। और थर्ड है आप फिर उसको बकायदा उनकी उस इफेक्टिविटी को इवैल्यूएट करेंगे। एक है असरअंदाज होना, आप कहीं जा रहे हैं, एक है कि उसका आगे असर भी क्यों हो रहा है कि नहीं, वैल्यूएशन कैसी है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स, ये 3 स्टेजेस हैं पॉलिटिकल कल्चर की। टाइम बहुत हो गया जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं।